हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर सब्जेक्ट भी आपका स्टार्ट कर देते हैं। पहला टॉपिक है आईसीटी। तो सीधा इससे ही स्टार्ट करते हैं। सिलेबस जो भी है इसका मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक है इसका आईसीटी, जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी के ऊपर पूरी बुक बनी हुई है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इसकी फुल फॉर्म होती है सूचना एवं संचार तकनीकी। कहीं कहीं संचार की जगह संप्रेषण देखने को मिलेगा, क्योंकि संचार और संप्रेषण एक ही चीज़ होती है। तो सूचना एवं संचार तकनीकी या सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ठीक है, आई की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब होता है यहाँ पर कम्युनिकेशन और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब पहले तो हम लोग सिंपल में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहले आता है आई, मतलब कि सूचना, इंफॉर्मेशन। सूचना का अर्थ क्या होता है? सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय एवं स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें दिन पर दिन सुनते रहते हैं अपने दोस्तों से, अपने घर में। ठीक है, हम सभी चीज़ों को सूचना नहीं कहते। सूचना उस चीज़ को कहा जाता है जो हमारे लिए उपयोगी होती है, जो हमारे आगे काम आ सकती है। तो ऐसी कोई भी जानकारी हमारे लिए सूचना कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके लिए एक सूचना है, क्योंकि ये आपके काम आएंगी एग्जाम के टाइम में। ठीक है, लेकिन अगर मैं फालतू की बातें करूँ, कोई स्टोरी सुनाऊँ, तो वो आपके शायद काम में नहीं आएगी, तो उसे हम सूचना नहीं कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सूचना का मतलब क्या होता है। सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय एवं स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। ठीक है, हमेशा यूज आ सकती है। ठीक है, कभी भी काम आ सकती है। संप्रेषण किसे कहते हैं? तो संप्रेषण के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक था, हम पढ़ चुके हैं, पूरी बुक पढ़ चुके हैं। तो संप्रेषण का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण से आशय मानवीय तथ्यों तथा विचारों के पारस्परिक विनिमय से है। मतलब हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है, यही क्या है? कम्युनिकेशन है या संप्रेषण है। ठीक है, जब एक व्यक्ति अपनी बात दूसरों को बताता है और दूसरे वाले को बात समझ में आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो क्या है कि पारस्परिक विनिमय से है, विचारों के पारस्परिक विनिमय को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। ना कि टेलीफोन, तार, टेलीविज़न, रेडियो आदि तकनीकी साधनों से। ठीक है, तो जो तकनीकी साधन है, ये संप्रेषण के साधन हो सकते हैं, लेकिन इन्हें हम संप्रेषण नहीं कहते। इनके माध्यम से हम जो बात अपनी दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक माध्यम है। अब सूचना और संप्रेषण तकनीकी क्या है? ठीक है, आप तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो एस के दुबे ने क्या कहा? प्रोफेसर एस के दुबे थे, इन्होंने कहा है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में सहायता करती है। ठीक है, जैसे कि हम बातचीत आपस में कर रहे हैं, तो हम अपनी बात आपको बता रहे हैं, आपकी बात हम खुद सुन रहे हैं। ठीक है, अब आप मान लीजिए बहुत दूर हैं हमसे। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने अपने घरों में हैं, तो अब मैं अपनी बात आपको कैसे पहुंचाऊंगा? तो किसी न किसी साधन के माध्यम से पहुंचाऊंगा, जैसे टेलीग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है। ठीक है, इन सभी के माध्यम से बताऊंगा। तो यही कहलाता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, कि हम कोई ना कोई संप्रेषण तकनीकी का यूज़ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से, या संचार साधनों का यूज़ कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ये सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय क्या है? संचार साधनों की व्यवस्था की कुशलतम संचालन से है। ठीक है, बहुत अच्छा यूज़ है संचार साधनों का, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में, यानी कि पहुंचाने में सहायता करती है। ठीक है, हेल्प करती है। आईसीटी, आईसीटी का मतलब आप समझ लेना, सूचना प्रौद्योगिकी की बात हो रही है। ठीक है, तो आईसीटी ने वर्तमान में सूचना के आदान प्रदान करने में एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके द्वारा संपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती हैं, उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे प्राप्त किया जा सकता है। यह श्रम, समय एवं कागजी कार्य में बचत करता है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि पूरे देश विदेश की हमें जानकारियाँ किससे मिल रही हैं? टीवी के माध्यम से हम न्यूज़ वगैरह में सुन लेते हैं। ठीक है, फेसबुक चलाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। व्हाट्सअप चलाते हैं, उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो एक स्थान पर बैठे बैठे हमें पूरे देश की जानकारी मिल रही है, और क्या चाहिए? तो इसमें किसका रोल है? आईसीटी का रोल है। हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से। देखिए कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उन तक सारी जानकारी पहुंच रही है। इसमें मेरा श्रम भी बच रहा है, मैं जा भी नहीं रहा कहीं पे, समय भी मेरा बच रहा है। ठीक है, कागजी कार्य भी नहीं करना पड़ रहा है, वो अलग है कि मुझे करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आईसीटी के लाभ हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना किसे कहते हैं? तो प्राचीन काल में सूचना का सामान्य शब्द एक सामान्य शब्द था। ठीक है, प्राचीन काल में सूचना क्या था? एक सामान्य शब्द था, जिसका हिंदी क्या था? अर्थ बताना, जानकारी, सूचना, समाचार, ज्ञान आदि शब्दों से लिया जाता था। ठीक है, मतलब पहले के समय में अगर कोई कहता था इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या बताया जाता है? तो किसी चीज़ का अर्थ बताना कहते थे हम, जानकारी देना, सूचना, समाचार को भी हम इन्फॉर्मेशन कह देते थे। ज्ञान की बात कोई होती थी, उसे भी इन्फॉर्मेशन या सूचना कह देते थे। लेकिन सूचनाएं आज के टाइम में क्या है? तो आज के टाइम में सूचनाएं किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए डेटाओं की प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, जब कोई डेटा
एक व्यवस्थित क्रम में लगा होता है, तो उस चीज़ को हम सूचना कहते हैं। जैसे आपने मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें डेटा लिखा होता है। तो डेटा क्या है कि उसमें एग्जैक्ट डेटा है कि इतने बच्चे उपस्थित थे, इन्होंने ये कार्य किए, कि अगर हमने चॉकलेट बांटी है तो 5 बांटी, इस बच्चे को 6 बांटी, ऐसे करके क्लासरूम के हिसाब से तो पूरा डेटा दिया जाता है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कही जाती है, क्योंकि उसमें क्या है कि व्यवस्थित क्रम में चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, उनका प्रस्तुतिकरण ऐसे किया गया कि विशेष क्रम में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, इसलिए हम उस चीज़ को डेटा कहते हैं या सूचना कहते हैं। ठीक है, डाटा किसी तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो उन्हीं के माध्यम से हम सूचनाओं का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक कोई एक्सीडेंट हुआ कहीं पर, तो उसमें कितने लोग मारे गए उसका एग्जैक्ट डेटा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ सूचना का कार्य करती है। अब सूचना के गुण कौन से हैं? ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है क्वेश्चन, कि सूचनाओं की गुण बताइए कि सूचना कैसी होनी चाहिए। उपयोगी सूचना के बिना हम कोई निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते, इसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ठीक है, अब कोई भी सूचना के आधार से आप निर्णय नहीं ले सकते कि आपको किसी ने कोई चीज़ बता दी। ठीक है, आपके दोस्त ने कोई चीज़ बता दी, यार वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, शायद 2-3 लोग मरे हैं। ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता कि कितने लोग मरे, तो उसके आपको पूरी बात भी नहीं पता, तो आप उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो सूचना कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले उसमें शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए कि हाँ, आपको पता है कि जो बात बोली गई है बिल्कुल सेम यही बात है। ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं है। दूसरा है कि समय से पता होना चाहिए। ठीक है, जो सूचना आप किसी को देना चाह रहे हैं उसे समय से वो सूचना मिल जाए। अगर समय निकल गया तब उसे वो सूचना मिली तो उसका कोई काम ही नहीं है। जैसे क्या है कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका जो मैनेजर है उसने क्या किया कि उसके नीचे जो उसका असिस्टेंट काम कर रहा है तो उससे कोई चीज़ बताई कि आप क्या करिए कि जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं कंपनी में, आप उन्हें ये चीज़ पहुंचा दीजिए। ठीक है, उसने बोलकर बताई थी तो वो बोलकर बताने जा रहा है, और मान लीजिए बात थोड़ी बड़ी थी, वो सारी चीज़ें, आधी चीज़ें तो उसे याद रह गई, आधी चीज़ें वो भूल गया, तो जो सूचना है वो सही से नहीं पहुंची, तो वो सूचना शुद्ध नहीं कही जाएगी। ठीक है, एक्यूरेसी उसमें इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा क्या कि अगर मान लीजिए कोई उसने टाइम दिया था, मैनेजर ने कहा कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, सबको बता देना कि 8 बजे तक ये चीज़ हो जानी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका टाइम आया बिल्कुल 8 ही बजे, जब तक वो सूचना देने आया आपको टाइम हो चुका था। अब उस सूचना का आपके लिए तो कोई काम है ही नहीं। ठीक है, टाइम तो निकल गया। तीसरा कि अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल होना चाहिए, जो वो चीज़ बात कर रहा है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ बात है क्या, सूचना का अर्थ क्या है। अब आप सूचना का अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे तो वो बेकार है चीज़। ठीक है, आपको क्लियर ही नहीं हो रहा कि मैसेज जो दिया है वो है क्या, आप उसे डिकोड कैसे करेंगे। फिर है कि संक्षिप्तता, मतलब जो बात कही है वो संक्षिप्त में कही जाए, मतलब आराम से, मतलब छोटी सी लाइन हो। ठीक है, उसमें वो बात कह दी जाए और उसका अर्थ आपको समझ में आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी और वो बोल के कहेगा तो आधी बातें तो वो भूल ही जाएगा, इसलिए बात छोटी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, संक्षिप्त होनी चाहिए। फिर है कि उपलब्धता। ठीक है, जो सूचना है वो हर जगह उपलब्ध हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप तक उपलब्धि नहीं हो रही, बात आपको पता ही नहीं चल रही। ठीक है, आप और किसी माध्यम से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके साधन होने चाहिए। ठीक है, आपको सूचना उपलब्ध हो जाए। फिर है कि पर्याप्तता, एडुकेसी होनी चाहिए, कि जो सूचना है वो पर्याप्त है कि नहीं, मतलब पूरी बात आपको पता चली है कि नहीं पता चली है। ठीक है, आप कहीं गए, आपने कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो आपको सारी जानकारी आप ले रहे हैं, लेकिन आप अगर उसके ऊपर न्यूज़ लिखना चाह रहे हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो आपको पर्याप्त नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अब पर्याप्त नॉलेज नहीं होगी तो वो सूचना आपकी किसी काम की नहीं है। तो ये सारे गुण होते हैं सूचना के, इन्हें याद कर लेना, पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो हमने सूचना के बारे में पढ़ लिया, आप संप्रेषण के बारे में पढ़ लेते हैं। संप्रेषण को संचार भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही याद रखना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 व्यक्ति ही होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले तो अपने आप से बात नहीं कर सकता। अगर अपने आप से कर भी रहा है तो उसे हम संचार नहीं कहेंगे, संप्रेषण नहीं कहेंगे। कम से कम 2 व्यक्ति या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, अब वो कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संचार कहेंगे या संप्रेषण कहेंगे। ऐसी कंप्यूटर के अगर उसमें आए तो कंप्यूटर सिस्टम में सूचनाओं या जानकारी के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें हम सूचनाओं का आदान प्रदान जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें हम डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे नेटवर्क कहेंगे। तो नेटवर्क जो होता है वो संचार का एक माध्यम होता है। ठीक है, माध्यम है, इस चीज़ को याद रखना। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आया वो है प्रौद्योगिकी, जिसे हम लोग तकनीकी कहते हैं, और इंग्लिश में से टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब हमारा कोई उद्देश्य है, हम उसकी प्राप्ति के लिए जब वैज्ञानिक विधियों का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं या तकनीकी कहते हैं। तो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधियों से सुव्यवस्थित अंतर संबंधित भागों की प्रणाली को प्रौद्योगिकी या तकनीकी कहते हैं, तथा विज्ञान को, ठीक है, जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है उसको व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करने को तकनीकी कहते हैं। ठीक है, जब हम उसे व्यवहार में यूज़ करते हैं, जो वैज्ञानिक तकनीकी है, जब से हम सिंपली जो हमारा व्यवहार बिहेवियर है उसमें हम यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तकनीकी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों टर्म हमने देख लिए, सूचना भी देख लिया, संप्रेषण भी देख लिया, तकनीकी भी देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है 2 नंबर में तो तीनों को पहले एक ही करके डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद तीनों को जो एस के दुबे ने जो डेफिनेशन दी है आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम पढ़ेंगे आईसीटी के लाभ तथा अनुप्रयोग। ठीक है, ये भी टॉपिक था आपका। तो आईसीटी के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है और एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसका लाभ में कि संसाधनों की विविधता का उपयोग। ठीक है, कि नए नए जो संसाधन आ रहे हैं हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, यह शिक्षण कौशल और सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए संसाधनों की बहुत मदद करता है। आईसीटी की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया है। अब देखिए इसमें जो एडवांटेज पूछे गए हैं आईसीटी के, वो शिक्षा के उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, कि शिक्षा को देखकर आप आईसीटी के लाभ एवं अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, तो शिक्षा को लेकर ही हम सारे लाभ वगैरह बता रहे हैं। ठीक है, कि संसाधनों की विविधता का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो शिक्षण कौशल है, जो लर्निंग प्रोसेस है ना हमारी, वो बढ़ गई है इसकी मदद से। ठीक है, इन संसाधनों की वजह से, आईसीटी की मदद से, जैसे यूट्यूब के माध्यम से हम चित्रों के माध्यम से देख देख कर चीज़ों को पढ़ रहे हैं। कई सारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना जो है, पढ़ना जो है वो सिंपल हो गया है। ठीक है, कई विधियों से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, हम टेलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं पढ़ाई में, व्हाट्सअप का यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक का कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का कर रहे हैं, वो अलग बात है कि कर हम एक ही दो चीज़ों का रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दूसरा कि छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत उपयोगी है। सिंपल सी बात है, आप खुद लोग अपने आप को देख लीजिए कि आपका कितने अच्छे से विकास हो रहा है। आप स्कूल में जाते हैं, डीएलएड वालों में टीचर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाता है। आप जाते हैं, आपको डरा भी दिया जाता है कि 200 रुपये फाइन लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, आपको स्कूल आना है, और स्कूल में भी कोई पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, आप भी पता है, आपको भी पता है ये चीज़। तो यूट्यूब से काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है। तो छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना। टेलीग्राम भी ज़रूरी है। पहले टेलीग्राम में सिर्फ मूवीज़ देखते थे लोग, आजकल लोग पढ़ने में भी यूज़ कर रहे हैं, तो उपयोगी है। तीसरा कि शिक्षकों के लिए उपयोगी है। शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि क्या है कि गूगल की मदद से वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वो चीज़ें देख लेते हैं, वहाँ से फिर आपको बताते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन कर लेते हैं। कोई नई जानकारी होती है वो भी शिक्षकों को मिल जाती है, कई नई शिक्षण विधियों के बारे में उन्हें पता चलता है, तो उसकी नॉलेज भी शिक्षकों को हो जाती है। ठीक है, तो शिक्षकों के लिए भी ये, टीचर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपयोगी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बना बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को खाली आपको याद करना है, इनके बारे में आप बना बना कर लिख लेंगे, इतने तो आप इंटेलिजेंट हैं। फिर है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी है, श्रम की बचत हो जाती है। पहले क्या होता था, स्कूल जाना पड़ता था, इतनी दूर जाओ, फिर कोचिंग इतनी दूर जाओ, उसमें आप रुपए भी खर्च करते थे, रुपए भी आपको काफ़ी कुछ देना पड़ जाता था। आपको पता है अब तो छोटी से छोटी कोचिंग आराम से 1,000 रुपये 500 रुपये ले ही लेती है। ठीक है, उससे कम में कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता। ठीक है, समय की भी बचत हो जाती है कि आप यहाँ से जा रहे हैं बाइक से, साइकिल से, पेट्रोल भी बच रहा है। ठीक है, आप यूट्यूब के माध्यम से आराम से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका शिक्षण तकनीकी का विकास। जो शिक्षण तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है पढ़ाई वढ़ाई में, वो भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, उससे पढ़ाना इतना आसान हो गया है, प्रभावशाली हो गया कि अच्छा खासा प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई विकलांग बालक भी है या कोई वैसा बालक है, जैसे चीज़ें कम समझ में आती थी, वो भी इनके माध्यम से अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर उस कम सुनाई पड़ता है तो वॉल्यूम बढ़ा सकता है, या कई चीज़ें हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो है वो थोड़ा प्रभावशाली बना है इन तकनीकी माध्यमों से। ठीक है, तो ये सारे आईसीटी के लाभ हैं, इन्हें आप बना बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्कोप देख लेते हैं आईसीटी का, क्षेत्र क्या है। ठीक है, स्कोप ऑफ आईसीटी, या कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं आईसीटी के अंतर्गत। तो पहला कि शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण करने में हम आईसीटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई लक्ष्य वगैरह बनाते हैं, कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो ये आईसीटी के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा कि आईसीटी की मदद से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए व्यूह रचना या युक्तियों का चयन करते हैं। ठीक है, जो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी है और टैक्टिक्स है। ठीक है, जो टैक्टिक्स होती हैं इसमें, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, तो उनमें भी हम आईसीटी का यूज़ करते हैं। तीसरा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का चुनाव करने में, उत्पादन करने में, उन्हें बनाने में और उसका उपयोग कैसे किया जाए, इसमें भी हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे टेलीविज़न आप ले लें, कंप्यूटर ले लें, लैपटॉप ले लें, मोबाइल फ़ोन ले लें, इन सभी में किसका यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इन सब का चुनाव करने में, ठीक है, कि हम कौन सी चीज़ चुनते हैं, वो भी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है। ठीक है, उसी का हम चुनाव करेंगे, लोग सबसे ज़्यादा किसे पसंद कर रहे हैं, फिर उसका उत्पादन भी करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकता है उसका उत्पादन किया जाता है, फिर उसका उपयोग करते हैं। ये सारे सब कुछ किस में आ रहा है, आईसीटी के में आ रहा है। ठीक है, फिर है कि प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया में सहायक है। ठीक है, फीडबैक वगैरह।
देने में बहुत हेल्पफुल रहता है कि आपने कोई ऐप बनाया है तो आप फीडबैक चाहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ऐप के बारे में क्या कह रहे हैं। तो फीडबैक देने में भी बहुत ज़रूरी है कि आपने कोई चीज़ नई, किसी चीज़ की खोज कर दी, आपने कोई नई कहते हैं शिक्षण विधि का यूज़ किया, तो बच्चे आपको बताएंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसी चीज़ें हैं, ये सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आईसीटी के अंतर्गत आ जाता है, स्कोप ऑफ आईसीटी में। और फिर शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर की जो ट्रेनिंग होती है वो भी अब ऑनलाइन हो जाती है। ठीक है, कई सारे कार्यक्रम चलाती है गवर्नमेंट, तो टीचर ट्रेनिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल है आईसीटी। तो ये सारे क्षेत्र हो जाएंगे आईसीटी के। इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, सीधे सीधे याद कर लेना। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो सिंपल सा है, स्कोप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एडवांटेज कंप्लीट हो गए, आईसीटी के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, 2-3 टॉपिक बनते हैं लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी मैं एक पोस्ट डालूंगा, आप उस पोस्ट के माध्यम से जितने भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।